तो सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के बयानों पर सियासी बवाल। किस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया और उसके बाद से सियासी बवाल बचा हुआ है। और बार बार यह कहा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी इस तरह के आरोप लाते हैं तो उसमें तथ्यों की कमी क्यों होती है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ यूं ही फुलझड़ी बरसाकर चली गई। दरअसल कर्नाटक के 2023 के मामले को लेकर उन्होंने वोट चोरी का बड़ा आरोप सिद्ध करना चाहा, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके सारे आरोपों को निराधार साबित कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे को कोर्ट में ले जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा और जेनजी को समर्थन देने की बात कही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के जेनजी पोस्ट के जवाब देते हुए कहा कि जेनजी परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नेपो किड्स के खिलाफ है। दरअसल अगर आप नेपाल की बात करें तो फिलहाल ताजा दौर में निशिकांत दुबे ने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा नया पीढ़ी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भागने के लिए तैयार रहो। उधर राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने भी राहुल के जेनजी बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मैं देश के युवाओं को अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हों, उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने का दावा किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वे कर्नाटक से बाहर के थे। बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। हैरानी की बात यह है कि 2018 में आलंद सीट बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने ही चुनाव जीता था। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि ईआरओ ने इस मामले की जांच करते हुए केवल 24 लोगों का नाम डिलीट किया है और जो सही है, यानी 6018 में से केवल 24 नाम ऐसे पाए गए जिनको डिलीट किया जाना था तो वो डिलीट किए गए, बाकी गलत आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि फोन नंबर सहित सभी डिटेल्स जांच अधिकारी को 2023 में ही सौंप दी गई थी, नवंबर में ही सौंप दी गई थी। उसकी एक दिनांक भी बताई है उन्होंने। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है। आयोग ने कहा है कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती। जाहिर है राहुल गांधी अपनी सरकार के निष्क्रियता का आरोप सीधे चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कभी वोट जोड़ने के नाम पर एटम बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी वोट काटने के नाम पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन हर बार अपने ही आरोप में खुद घिर जाते हैं राहुल गांधी। लेकिन पड़ोस के मुल्कों में बने अराजक माहौल का ख्वाब अगर वे भारत के लिए देख रहे हैं तो यह उनकी सियासी नादानी ही कही जाएगी। और कल जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे पूछा गया सवाल कि आप अदालत क्यों नहीं चले जाते हैं, अगर आपको इतनी दिक्कत है और बार बार देख रहे हैं कि कांग्रेस, जो कि वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का वोट काटा जा रहा है और चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है और मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में भागीदारी करने का है, मेरा काम लोकतंत्र को सुधारने का नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बहुत आक्रोश में थे बीजेपी के नेता और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं।
अभी छपा है कि जो भी शिकायत की गई थी कुछ वोटर के नाम डिलीट करने की किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लिंक से, उस पर उन्होंने एफआईआर कर दिया है। एफआईआर कब हुई है? 2023 में। सीआईडी को जांच करने का अधिकार है 2023 से। 23 से किसकी सरकार है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सीआईडी उनके अंदर में है। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। और बार बार जब ये बात कही जा रही है कि जेनजी की बात करते हैं राहुल गांधी, तो क्या कुछ कहती है दिल्ली की जेनजी, ये भी आपको दिखाते हैं। अभी की हम आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वो है दिल्ली के जो चुनाव है, डूसू के जो चुनाव है उनके परिणामों से जुड़ी हुई। अध्यक्ष पद समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। अध्यक्ष पद समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। एबीवीपी बीजेपी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। तो उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी पदों पर, और ये सिर्फ डूसू तक ही नहीं है बल्कि तमाम जो कॉलेजेस के चुनाव हुए हैं वहां पर भी बम्पर जीत दर्ज की है एबीवीपी ने। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। तो अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी के ने जो अपनी जीत दर्ज की है। आर्यन मान एबीवीपी के जो नेता हैं वो अध्यक्ष होंगे अब डूसू के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, इन तीनों पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। उपाध्यक्ष का पद जो है एनएसयूआई ने जीता है। तो अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। तो जिस जेनजी की बात दरअसल राहुल गांधी कह रहे थे और जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है, और जिस जेनजी के मूड की बात कही जा रही थी, अगर दिल्ली के जेनजी के मूड की बात कही जाए तो ज्यादातर अगर ये देखें तो दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके मूड की बात कही जाए तो ये दिल्ली के जेनजी का मूड है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि अगर कहा जाए तो बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले अमरेंद्र गुप्ता से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अमरेंद्र, 3 सीटों पर दरअसल 4 में से 3 पर एबीवीपी ने न सिर्फ परचम लहराया है बल्कि जो तमाम कॉलेजेस की में जो चुनाव हुए हैं उस पर भी एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, उनके समर्थकों ने जीत दर्ज की है। किस तरह से देखते हैं इसको, और उस आलोक में जरूर इसको बताइएगा इस प्रश्न को कि जब बार बार कहा जा रहा है कि जेनजी को मूड को भांपने की जरूरत है, तो क्या कहता है दिल्ली का जेनजी, ये शायद स्पष्ट हो रहा है। अमरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अमरेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं इन चुनावों का जो परिणाम आया है इसका आकलन आप कैसे करेंगे? इस आलोक में जरूर करिएगा कि जेनजी का जो मूड है, दिल्ली के जेनजी के मूड का रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं ये चुनाव, कैसे देखेंगे इसको? निश्चित तौर पर मैं निजी बात को प्रारंभ करूंगा कि राहुल गांधी का जो ये बयान है कि जेनजी परिवर्तन के मूड पे है, तो राहुल गांधी के उस बयान को आप इससे समझ सकते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो जेनजी है उन्होंने जो कांग्रेस की जो छात्र एनएसयूआई उसकी सत्ता को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। और आज समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष पद पर जो है आर्यन मान ने एक बड़ी जीत हासिल की है, उनको 28,841 वोट मिले हैं, जबकि इसी पद पर जो एनएसयूआई की कैंडिडेट थी जोसलिन नंदिता चौधरी, उनको मात्र 12,645 वोट मिले हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में अध्यक्ष पद का एक बड़ी लीड और बड़े अंतर के साथ चुनाव जीता है। इसके अलावा मैं बात करूं सेक्रेटरी यानी कि सचिव पद को दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कुणाल चौधरी
नाल चौधरी है, उन्होंने 23,769 वोटों से वोट मिले हैं और बड़ी जीत हासिल की है। उन्हीं के जो मुकाबला उनका था जो एनएसयूआई के कबीर, उनको 16,117 वोट मिले हैं। तो दूसरी बड़ी जीत सेक्रेटरी पद पे और तीसरी बड़ी जीत जो है संयुक्त सचिव जो है उसमें दीपिका झा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कैंडिडेट थी, उनको 21,825 वोट मिले हैं। जबकि लवकुश भड़ाना जो एनएसयूआई से हैं उनको 17,380 वोट मिले हैं। सिर्फ इस बार जो है एनएसयूआई एक सीट बचाने में कामयाब रही, जो उपाध्यक्ष पद था। उपाध्यक्ष पद पर जो है राहुल झांसला जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने 29,339 वोटों से जीत हासिल की है इस पद पर। जो विद्यार्थी परिषद के गोविंद तंवर थे, उनको 20,547 वोट मिले हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। और अगर हम आकलन करें राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर वो कह रहे थे कि जैनजी जो है हर तरह से जो है परिवर्तन के लिए तैयार है, तो डीयू में सारा जैनजी जो है एकजुट हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पक्ष में जो है पूरी तरह से मतदान किया और एक बड़े अंतर के साथ एक बड़ी जीत मानी जा सकती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और इसमें सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं निखिल, कि जिस तरह से अगर पूरे एक महीने के कैंपेन को देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी यूनाइट होकर छात्र मुद्दों की बात की, छात्रों से संपर्क किया, छात्रों के बीच में उनकी समस्याओं को जाना और उसके बाद पूरी टीम के लिए उन्होंने एफर्ट्स किया। जबकि जो एनएसयूआई था, जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन एनएसयूआई, उन्होंने कैंडिडेट पर बात की और जब नतीजे आए तो वो सबके सामने कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी के मुताबिक जो जैनजी है वो परिवर्तन चाहता और उन्होंने परिवर्तन छात्र हितों को देखते हुए दिया, न कि सत्ता के दूसरे पक्षों को। यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ा परचम लहराया है और काफी साल बाद अध्यक्ष पद विद्यार्थी परिषद के पास है। सिर्फ उपाध्यक्ष को छोड़े तो अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव विद्यार्थी परिषद के पास है। वहीं एनएसयूआई सिर्फ एक सीट बचाने में कामयाब हुआ है। निखिल, बिल्कुल, जब कहते हैं कि युवा जो है वो किसी भी राष्ट्र की धुरी होते हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं। तमाम उनके पास बहुत सारे सपने हैं जिसको वो सच करने के लिए जुटे हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हैं, ये किस तरह से एक सकारात्मकता का बोध कराते हैं, किस तरह से बताते हैं कि जो देश की जो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये युवा जुड़े हुए हैं? देखिए निखिल, मैं इस बात से कहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखें तो देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 9 जुलाई 1949 को इस छात्र संगठन का जन्म माना जाता है और तब से राष्ट्र हित और जो विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर ये एकजुट रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं बात करें, देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी धमक के तौर पर माना जा सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ छात्र मुद्दों के साथ जुड़ते हैं और वहां जो विद्यार्थियों को समस्या आती है उसको निजात दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जबकि एनएसयूआई का कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय या छात्र संघ के चुनाव के बाद राजनीति की बात करता है। तो एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है, जहां पर राष्ट्र हित सबसे बड़ा है वो विद्यार्थी परिषद लगातार उसमें काम करती है। सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में आप देखिए कि न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि और भी जगह जहां चुनाव हुए विश्वविद्यालयों के, वहां पर दिल्ली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत ये बताती है कि लगातार जो छात्र हैं, जो जैनजी हैं, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको धन्यवाद कहेंगे, आपसे अपडेट्स भी देते रहेंगे क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम यहां से रुक करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। नई दिल्ली से ड्रेनेज मास्टर प्लान दिल्ली पर बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। और इसके साथ ही अब हम वापस लौटते हैं अपनी बड़ी खबर पर, जिस पर हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी पर बीजेपी का जो पलटवार आया है वो उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है अनिरुद्ध जी। पवन पटेल कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, सबसे पहले तो जो अभी डूसू के रिजल्ट आए हैं अगर उससे जोड़े, क्योंकि अभी आपने देखा कि बहुत सारे ट्वीट्स और वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई। कल 7:05 पे एक ट्वीट भी आया था राहुल गांधी का, और जेनजी को आंदोलित करने की बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस जो डूसू का रिजल्ट है
उसको और दिल्ली के जनजी के मूड को? निखिल, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये डूसू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आप कहते हैं तो ये पूरे देश का रिफ्लेक्ट करता है। पूरे देश के युवाओं को मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ सिर्फ एक दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पूरे देश से जितने भी बच्चे हैं अलग अलग स्टेट से, वो बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं जी। तो ये मूड ऑफ द नेशन जब आप कहते हैं तो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के इस स्टूडेंट के इलेक्शन ने कम से कम ये मूड ऑफ द नेशन तो दिखा दिया है। आज कांग्रेस पार्टी को आप समझ लीजिए कि पूरी ताकत NSUI, उनकी जो एक इकाई है स्टूडेंट यूनियन का, उसने पूरी ताकत लगा रखी थी। जो बात आप ABP कह रहे थे, ABP एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई है जी, जो स्टूडेंट एक विंग है उनका। अब वो ABP को आप ये देखिए कि वो बच्चे जो गांव से आए हुए हैं, जो बच्चे छोटे छोटे शहर से आए हुए हैं, उन छोटे छोटे शहर से अभी अभी दिल्ली आए हुए हैं, और इन बच्चों ने किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल का परिचय देते हुए निखिल ये आने वाले पीढ़ी के एक बड़े नेता के रूप में एक दस्तक दिया है। यही ABP का ट्रेनिंग होता है। अरुण जेटली से लेके और कई बड़े कद्दावर नेता BJP को ABP ने दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब आप मूड ऑफ द नेशन कहते हैं तो राहुल गांधी शायद इस मूड ऑफ द नेशन को पढ़ने में हमेशा नाकाम साबित हुए हैं। वो जिस ख्वाब को देख रहे थे, या अभी राहुल गांधी के इस बयान के बाद आप ताबड़तोड़ बयान देखिए कि अभी महाराष्ट्र से अबू आजमी के सपा के नेता का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सड़क पे उतरो, ये मौका है अभी। तो आप भाई उनके जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी की इस बात को समर्थन करना चाहिए, उनकी आवाज में आवाज लगानी चाहिए। लेकिन कि देश की युवा एक अभी देश के साथ में किस तरह से कनेक्ट है, वो आपको डूसू का इलेक्शन ने दिखाया है। तो सवाल ये है कि आप चाहे जितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वोट चोरी का आपका जवाब इलेक्शन कमीशन से आता है, अगले मौका तुरंत आप 10 सेकंड के बाद सोशल मीडिया पे आते हैं, वहां कहते हैं कि ये जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेगा, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो इस जिम्मेदारी से अपने को कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल है कि देश आपकी जिम्मेदारी देख रहा है, और डूसू ने आपको जवाब दिया है कि आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पहले जिम्मेदारी संभालिए। ठीक है, पवन पटेल इस पर ही बात करते हैं और उसके बाद इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवाल दरअसल आपके लिए उठाए हैं विनोद मिश्रा जी ने भी। किस तरह से आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो बात कही थी राहुल गांधी ने, उसका जवाब दिया है दिल्ली के युवाओं ने? नहीं, दिल्ली के युवाओं ने किस चीज का जवाब दिया है इस बात के नहीं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में अगर आप पढ़ेंगे तो उस ट्वीट में कोई ऐसी भड़काने वाली बातें नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरह प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह उनकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उसमें उन्होंने युवाओं से अपील की है कि भैया सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे होना होगा। अब ये अलग बात है कि निशिकांत दुबे जो उसको अपने हिसाब से ले गए, जनजी मतलब जो टेक्नोलॉजी से ओतप्रोत है युवा, उनकी बात करेंगे। अलग बात है कि नाली के गैस से चाय बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, ओतप्रोत नहीं होंगे, वो उससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वो बात कर रहे हैं। अभी अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जिस टाइप की बात हर रात वोट चोरी चुनाव आयोग के लिए अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब देने के लिए आ जाते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा नहीं मांगा। वहां की CID ने जो 18 रिमाइंडर किए, उनको नहीं बोला कि पहले आप शपथ पत्र दीजिए। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने भी लेटर लिखा कि हमको इसका जवाब दे दिए, जवाब नहीं दिया गया है। अब ये अलग बात है कि हम पीछे पड़ जाए राहुल गांधी की कोई भी बात को अगर हम बोले, युवाओं को मोदी जी ने भी किया था। मोदी जी ने भी जब सैनिकों के बलिदान पे युवाओं का वोट मांगा था, मोदी जी ने भी इस तरह की बातें की थी कि मंगलसूत्र चोरी हो रहा, भैंस चोरी हो रही, क्या हो। तो मोदी जी की अलग बात है कि मोदी जी की बातों को तो बड़ा अच्छा माना जाएगा। अब राहुल गांधी का अगर आप ट्वीट देखेंगे, सिंपल सा उसमें लिखा है कि अगर जिस तरह की चोरी हो रही है, जिस टाइप के चुनाव आयोग ने इस तरह का हालात पैदा कर दिए हैं, इस तरह की चोरियां पकड़ी गई हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। पिछली बार हलफनामा मांगे, इस बार कुछ चीजों के जवाब दे रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी जी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सच भारतीय जनता पार्टी को न्यूट्रल होकर खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए। अगर राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहा है कि हमको डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दो, तो हम नरेंद्र मोदी का चुनाव दिखा देंगे कि चुनाव चोरी करके जीता गया है। ठीक है सर, आपकी बात बहुत धैर्यपूर्वक मैंने सुनी। मैं बहुत सारी चीजें जिनसे मैं सहमत नहीं हूं, मुझे लगा कि आप शायद गलत बयानी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि ये फिर आप ये कहने लगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन सच बात यह है कि आपने भी देखा होगा और उसके बाद भी देखा होगा कि बहुत सारे बयान जो है सामने आए हैं, और ये साबित हुआ है कि जिन चीजों की मांग वो कर रहे हैं, वो नवंबर में ऑलरेडी सीओ ने कुलबर्गी के SSP को जाकर दे आए थे वो, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये सब चीजें अभी नहीं दी गई हैं। तो ये खैर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन चीजों का जवाब देने के लिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, राहुल गांधी तो सिर्फ युवाओं को आगे आने का आह्वान कर रहे हैं। किस तरह से आगे आने का आह्वान कर रहे हैं, यही जाने।
निखिल जी, सबसे पहले मैं मिश्रा जी की बातों को आगे एक्सटेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के चुनाव को जीता, दिल्ली विश्वविद्यालय के। उसका आप देखिए, पूरे भारत से वहां पे बच्चे आते हैं, दिल्ली राजधानी है भारत की, और जो जिस जेनजी की बात कर रहे थे, तो बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। 18, 20, 25, 26 साल के बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा एज के बच्चे होते नहीं है। इसका मतलब एक लिटमस टेस्ट हुआ, लिटमस टेस्ट में फेल हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अगर अब दोबारा जेनजी की बात करेंगे तो उनको बच्चे खदेड़ देंगे, यहां से खदेड़ेंगे तो कहां जाएंगे सबको पता है। दूसरी बात, वोट चोरी की बात करते हैं, जिनका खानदान चोरी में लगा। नेहरू जी ने तो अंबेडकर जी को चोरी से हरवा दिया और मौलाना को चोरी से जितवा दिया। सत्ता की चोरी इंदिरा गांधी ने कर बैठी। 40 बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने वाले इकलौती प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे सबको विदित है कि वो रायबरेली के अंदर उनके बैलेट चोरी का आरोप लगा हुआ और उनके 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर उनके चुनाव क्षेत्र के दौरान FIR दर्ज हुआ। तो ये आप देखिए, इनके तरह तरह के मुद्दे होते थे। पहले मुद्दे आते थे, पेगासिस का मुद्दा आता था, उठाया, उसके बाद भाग गए वहां से। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, राफेल की चोरी के मुद्दे पर सरेंडर करके आते हैं। फिर उसके बाद में PM केयर के मुद्दे पाते हैं, हिंडनबर्ग के मुद्दे पाते हैं, हिंडनबर्ग गायब हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कि EVM मशीन खराब है, 1642 पेज का रिप्लाई दे दिया हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने। ये चुप बैठ के महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं तो इनके पता चलता है 1 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट हैं, केवल 89 मामले निकल के आते हैं। फिर भी इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर चाहे अभिषेक बनर्जी हो चाहे उमर अब्दुल्ला, इनको समझाते हैं कि साहब आप फालतू बातें मत किया करें, अपने को समझिए। ये तरह तरह। फिर उस सर पे आ जाते हैं, अरे बिना सर पैर की बात करने लगते हैं। सर पे आके 10 से बार इनके टाइम पे सर हुआ था, तब तो किसी का ना वोट कटा ना जुड़ा था। तो जाहिर सी बात, ये मुद्दा जैसे होता है ना, मोबाइल फोन बेचने निकले हैं राहुल गांधी, हर 6 महीना में एक नया मॉडल लॉन्च करेंगे आरोप का। अब उसके बाद कल जब सारा इनका फेल हो गया, जेनजी पे चले आए। जेनजी में आज लिटमस टेस्ट गजब का हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कम से कम राहुल गांधी को इससे सबक सीखना चाहिए। अब फालतू बकवास की बात ना करके देश विकास के हित में मोदी जी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं 10 सेकंड यहां पे बोलना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। ये जब बार बार बात करते हैं ना कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, आप ये देखिए, इनका बड़ा मतलब गजब का संयोग है। जैसे ये मलेशिया से या किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं तो एक नया तूफानी करने का आते हैं कि होता है ना कि कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के आए, क्या किए, कुछ हम तूफानी यहां पे आके करते हैं। और जैसे तूफानी की बात आती है, एफिडेविट की बात आती है, लिखने की बात आती है, भाई मिश्रा जी को पता होगा, नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे ने एफिडेविट दी है जमानत के लिए। तो अगर इनके बातों में इतना ज्यादा दम है, इनके आरोपों में इतना ज्यादा दम है, एफिडेविट दे दे, कम से कम कोर्ट में चले जाएं। 22 वकील उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए थे, कम से कम वकीलों की फौज इनके पास में है, ये चले जाए चुनाव आयोग के लिए खड़े हो जाए। ये तो मामला चुनाव आयोग कांग्रेस का है, लेकिन ना एफिडेविट दोगे ना लिख के दोगे। अरे आप लीडर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तो कम से कम आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में आप ये बात को लेके आइए। लेकिन आदत इनकी क्या है कि भ्रम की स्थिति को पैदा करना, लोगों के बीच में अफवाह पैदा करना, और इनको समझ में आता है कि ये बांग्लादेश नहीं, आज का मोदी में भारत है। ठीक है, पवन पटेल जी, बार बार भ्रम पैदा करना यही आप लोगों की सियासत है या आरोप है? और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको सच में कोई पीड़ा होती, दर्द होता, तो कोर्ट है, न्यायालय है, आप क्यों नहीं वहां चले जाते हैं? नहीं, अभी कुछ भी बोलते रहे, बड़ी बड़ी बातों करने में भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े बड़े नारा देने में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, महारत हासिल है। धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई हमने वो बात बोली, डीडी तो ऐसा चैनल आपके टाइम भी रहा ना, आर्काइव में सारी बातें दर्ज हैं, निकाल लीजिए आप आर्काइव से। गलत बात है, आप आर्काइव से निकालो, कौन सी बात हमने गलत बोली थी? अंबेडकर जी को नेहरू जी ने हरवाया था कि नहीं हरवाया था? 71,000 उस टाइम पर नल हो गए थे और 14,000 से अंबेडकर जी कैसे हार गए थे? सबको पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम को नेहरू जी ने जितवाया था। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अरे सुनिए, एक एक करके बोलिए। अनुराग ठाकुर ने शपथ पत्र दिया क्या? अनिरुद्ध जी बताइए ना, बीच में बोल रहे थे तो बताइए। अनुराग हमने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया क्या? अगर आपके आरोप में इतना दम है, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे आप शपथ पत्र देते नहीं देते? कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर इन्होंने आरोप नहीं लगाया, नहीं होगा, और 45 दिन के बाद निजता का हनन हो जाएगा। इस तरह का बयान चुनाव आयोग को देना चाहिए। अरे इतना दम है तो लोकसभा के प्रोसीडिंग में क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? एफआईआर का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी, तो क्यों आपने हटा दिया? जब पीडीएफ फॉर्मेट में 1 अगस्त को आपने अपलोड किया, तो फिर कौन सी चोरी पकड़ी गई? क्यों उसको हटा के जेपीजी फॉर्मेट में कर दिया? क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सपोज होता है। सुनिए, इस बात पर भ्रम मत फैलाइए, इस बात पर भ्रम मत फैलाइए, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो इंटरनेशनली एक्सपोज होता है, उसको कोई भी इसको टैंपर कर सकता है, इसलिए वो किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर आपके आरोप में दम है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो संसद में बोलिए, अगर आप सच बोल रहे हैं, आपके आरोप में दम है, तो कोर्ट चले जाइए। क्यों आप जनता के बीच में यह भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जनता लड़ेगी, हम नहीं जाएंगे कोर्ट, हम हलफनामा नहीं देंगे, हम संसद में नहीं बोलेंगे जहां पर एक्शन ना हो जाए?
सदन में कितनी बात सुनी जाती है, कितने सांसदों को निलंबित कर अरे क्या गजब बात है, तो मैं रिकॉर्ड बता दूं कितनी बात सुनी गई है, मतलब कितनी बातें हो रही हैं, आप बताओ कितना बोले हैं। कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो अगर आप अब सीआईडी वहां की जवाब मांगी तो बोल दीजिए वो भी चली जाए। वो नवंबर में दे दिया था जवाब, ये सुनिए, नवंबर में सारी बातों का जवाब दे दिया था। नवंबर 2024 में ही वो जो चीजें कल वो बता रहे थे कि वो मोबाइल की डिटेल्स, ओटीपी, वो सारी डिटेल्स नवंबर में दी जा चुकी हैं। कल सीओ ने वो बयान दे दिया। तो बताइए वहां का सीआईडी का दिमाग खराब तो था। भाई सीआईडी दिमाग खराब होगा ही, राहुल गांधी जी का जैसे दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर सीआईडी भाई सीआईडी आपकी पुलिस है, आपकी पुलिस है, कर्नाटक की पुलिस आपकी है, कर्नाटक की सरकार आपकी है, सीआईडी आपकी है। अलग बात है, ये तो फिर मध्य प्रदेश भारत की सरकार आपकी है, तो वही तो आपके ऊपर भी इल्जाम बिल्कुल ठीक लग रहा है, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको सीआईडी पूछना चाहिए, आपको आपको सीआईडी पूछना चाहिए कि क्या जांच में किया। कल भी मैं यही पूछ रहा था कि ये सवाल तो सीआईडी से पूछा जाना चाहिए कि सवाल उन्होंने जांच में क्या किया। बीच में 1 मिनट आना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। पटेल साहब मैं एक मुद्दा आपको दे रहा हूं, पटेल साहब मैं आपको एक मुद्दा दे रहा हूं, आप लोग इसमें बस बहस करके हमारा कंटेंट पीछे छूट गया। मैं इसमें सिर्फ आपसे यही अनुरोध कर रहा था कि जो जेनजी का मुद्दा अभी हमारे एंकर निखिल ने उठाया, ये राहुल गांधी को आखिर जरूरत क्यों पड़ी? आप हताश और निराश की सियासत कर रहे हैं। आपने वोट चोरी का जो अपनी एक स्लोगन बनाया, बिहार से वोट अधिकार यात्रा किया था, क्या आप उस पर अभी सस्टेन कर पाएंगे? बिहार में यही मुद्दा लेके आप बिहार का चुनाव लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे। तो आप जो है रोज रोज जो है आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आपको लगा कि कल जो हाइड्रोजन बम आप फोड़ने वाले थे वो बम आपका फुलझड़ी बदल गया, तो आप बाहर निकलते ही एक पोस्ट कर दिए जेनजी का। आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप पूरे इलेक्शन में प्रचार में घूम घूम के 2024 में बताते रहे कि लोकतंत्र की रक्षा मेरा काम है, संविधान की रक्षा मैं करूंगा, और यहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। राहुल गांधी को क्या तो अपील करनी आप सुनिए, आप जो मिसगाइडेड मिसाइल चला रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको डूसू ने दिया है। ये देश कितना सेंसेबल है, ये आप देखिए कि वो समझता है जिम्मेदारी की सियासत कैसी चलती है, और इस जिम्मेदारी की सियासत आज के बच्चे भी जानते हैं। देश के प्रोग्रेस को यहाँ के बच्चे भी उसके डिविडेंड ले रहे हैं। आप इस देश को समझ नहीं रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हुए घूम रहे हैं। निखिल, अब मेरा निवेदन सुन लीजिए, वो देश तो समझता है, तभी 400 पार की हवा निकली थी। अच्छा, मतलब आप 100 नहीं पाए, क्या तर्क दे रहे साहब? आप 100 नहीं पाए, तीसरे बार में आप तिहाई आंकड़ा नहीं पहुंचे, और आप उनको कह रहे हैं वो तो सरकार बना के बैठे हुए हैं। वो तो सरकार बना के बैठे, हाँ, लेकिन आपने गिराने की बहुत कोशिश भी किया, हालांकि जो राम को लाए हैं, राम को लाने की औकात है किसी में? राम सबको अब लाए कहां हैं। की बात कहां जा रहे मोदी जी का हैं? बना बिल्कुल दिया ठीक था। बात है, आप ही कहते थे। अब अगर इस मुद्दे में भी कहेंगे, इस मुद्दे में भी कहेंगे कि वो कहते थे तारीख नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। नहीं, आप जिन मुद्दों को जहां जहां ले जा रहे हैं, आपके पास उन सारे मुद्दों का जवाब होना चाहिए। आपसे बात नहीं, सुनिए, आप बात जब जेनजी की हो रही है, सुन तो लीजिए, आप बात जेनजी की कर लीजिए, या बात आप राहुल गांधी की कर लीजिए। आप उसके अलावा कहां कहां चले जा रहे हैं, खुद ही सोचिए। चलिए बताइए, बाकी लोग कहां गए? अभी बाकी लोग की डिबेट देखिए। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दो, अगर इनमें सब सच्चाई तो डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट प्रोवाइड करा देना। चुनाव आयोग क्यों नहीं करा रहा? बात चुनाव आयोग से पूछी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों जवाब देने आ जाते हैं? क्योंकि आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। कहीं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम खूब आरोप लगाया, आपने कहा कांग्रेस के वोट काटे जाते हैं, बीजेपी के लोग जिताए जा रहे हैं, और आपका प्रत्याशी जीता हुआ है, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। तो भाजपा को भी चिंता होनी चाहिए ना, भाजपा चुनाव तो प्रवक्ता राहुल गांधी जो है राजनीति के गजनी बन भारतीय जनता गए, पार्टी वो अपनी सारी पीछे की बातें भूल। मैंने इतने आरोप गिनाए ना, पेगासिस से लेके यहां तक गिनाए कि हर 6 महीने में इनका आरोप बदल जाता है, उसको एक कॉन्सोलिडेट फॉर्म में नहीं ले जा पाते हैं। अरे भाई, आपके आरोप में दम है। कल को राहुल गांधी कहेंगे समुद्र गहरा है, पहाड़ ऊंचा है, लाल रंग लाल क्यों है, हरा रंग हरा क्यों है? अरे आप तो लॉजिकल बात करिए ना, आप एफिडेविट दे दीजिए, या यही बात आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में बोल दीजिए। लेकिन आप वहां बोलो, कि आपके ही एक प्रवक्ता ने कहा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में बात इसलिए डर के मारा नहीं बोलते ताकि सदस्यता न चली, मतलब झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, तभी तो उनको डर है कि कहीं सदस्यता न चली जाए। जाहिर सी बात डर है उनको। तो अगर उनकी बातों में इतना दम है, नेशनल हेराल्ड में एफिडेविट दे सकते हैं, तो चुनाव आयोग वाले मामले में एफिडेविट देके कम से कम डंके की चोट पे 22 वकील खड़े कर दें। राम मंदिर के विरोध में 22 वकील खड़े किए थे ना, तो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी कर दें। उसमें भाजपा को क्या करना है? करवा दीजिए, पहले अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र दिलवाइए। अरे अनुराग ठाकुर जी ने कब आरोप लगाया चुनाव आयोग पे? उन्होंने तो जो
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, उस पर उन्होंने उत्तर दिया। अरे चुनाव आयोग को बराबर देखना चाहिए ना, चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से अरे डरता है भैया, क्या? चुनाव के एमएस गिल थोड़ो हैं आज के टाइम पर। चलिए, वही ठीक है, बता रहे चावला हैं, ने अब इस तरह से चुनाव आयोग चलिए डरता ठीक है, क्या? आप सभी लोगों का पॉइंट समझ में आ गया कुल मिलाकर। अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग डरता है? नहीं, अनुराग ठाकुर ने ये आरोप नहीं लगाया था चुनाव आयोग पर। अनुराग ठाकुर ने आरोप अच्छा, नहीं ये नहीं लगाया लगाया था। तो कोई उन्होंने एक आरोप बार अगर लगाया होता तो शायद वो आरोप मानते, लगाए। मुझे नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, लेकिन ठीक है।